दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन इकोनॉमी को पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, इसमें कोई इतनी खास बात पूछी जाने लायक है नहीं। वैसे कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा कार्यक्रम, एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा, तो ये डिप्लोमा करवाया जा रहा है 48 सप्ताह का। कितने का? 48 सप्ताह का एक कार्यक्रम है। तो 48 सप्ताह आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आप खेतों में काम करने के लिए, जैसे कि कोई ड्रोन वगैरह उड़ाना हो, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा कार्य अलग से करवाया जाएगा। तो कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा कार्यक्रम चल रहा है। 48 सप्ताह का पाठ्यक्रम होगा, बस इतना याद रख लो, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर के तहत आपको 22 भाषाओं के अंदर किसानों की समस्याओं का समाधान जो है वो देखने को मिलेगा। अगर किसान को कोई भी समस्या होती है तो वो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करेगा, उसको अपनी समस्या का जो है वो समाधान मिल जाएगा। 22 भाषाएँ आप याद रख सकते हो कि हमारे संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर भी 22 भाषाएँ किसान कॉल सेंटर में की 22 भाषाएँ, उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो। और ये कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा कार्यक्रम 48 सप्ताह का है। ये आगे ये याद रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अच्छा, MSP होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। किसानों का वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीद की गारंटी देती है कि इतने रुपए तक तो हम आपकी जो फसल है वो खरीद लेंगे। अगर इससे ज़्यादा बिकती है तो फिर आप बाज़ार में भी बेच सकते हो। तो वो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। MSP साल में 2 बार इसकी घोषणा की जाती है। एक बार जून में जब आप फसल बोते हो उससे पहले, और एक बार जब आप अक्टूबर में फसल बोते हो तब इसकी घोषणा जो है वो साल में 2 बार MSP की घोषणा की जाती है। कुल कितनी फसलों पर? तो कुल 22 फसलों पर MSP की घोषणा जो है वो की जाती है। 22 फसलों में से 6 रबी, 14 खरीफ और 2 वाणिज्य फसलें हैं। कौन कौन सी? 14 खरीफ फसलों पर, 6 रबी और 2 वाणिज्य फसलों पर जो है वो MSP की घोषणा की जाती है। तो टोटल 22 फसलों में से वाणिज्य फसल जूट और कोपरा, 6 खरीफ और 14 रबी फसलों पर इसकी घोषणा की जाएगी। केंद्रीय बजट था 2018-19 का, उसके अंदर भारत सरकार ने कहा कि जो उत्पादन लागत है यानी कि A2+FL, उसका 1.5 गुना जो है वो MSP दिया जाता है। हालांकि स्वामीनाथन आयोग था, स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि C2 लागत एक और आती है, उस C2 लागत का जो है वो 1.5 गुना दिया जाना चाहिए। इसमें व्यक्ति की पूंजी वगैरह, खुद के ट्रैक्टर वगैरह, इनका किराया भी जोड़ा जाता है C2 में। हालांकि इसमें ये नहीं जोड़ता है, इसमें सिर्फ A2+ आपकी जो परिवार की लागत होती है वो जोड़ी जाती है। उसका 1.5 गुना जो है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको सिंपल याद रखना है कि MSP लागत का कितना गुना होते हैं, तो उत्पादन लागत का MSP जो है वो 1.5 गुना निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, फसल जो होती है उसके अंदर फसल एक उच्च जोखिम युक्त एक्टिविटीज़ होती है खेती। इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। कभी फसलें ख़राब हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रखी है। हालांकि इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि इसके लिए जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल के लिए आपको 2% की प्रीमियम, रबी की फसल है उसके लिए आपको 1.5% की प्रीमियम राशि, और जो बागवानी फसल अगर आप उगाते हो तो उसके लिए आपको 5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। बागवानी फसल में पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें नुकसान होने की वगैरह संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है उसमें ज़्यादा प्रीमियम देना होता है। बागवानी में प्रीमियम देना होता है 5%। और रबी और खरीफ की बात करें तो इनमें भी ज़्यादा प्रीमियम किस में देना होता है, तो खरीफ में ज़्यादा प्रीमियम देना होता है, क्योंकि खरीफ में कभी बरसात आ जाती है, कभी कम बरसात होती है, कभी ज़्यादा बरसात होती है, तो ये कर देते हैं। जबकि रबी की बात करें, रबी की जो फसल होती है अधिकांश सिंचाई पर निर्भर करती है, उसमें इतना ज़्यादा अंतर प्राकृतिक आपदाओं का होता नहीं है, तो इसलिए वो रबी वाली को 1.5% पे ही मिल जाता है, जबकि खरीफ वाली को 2% पे मिलता है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये एक और नई योजना शुरू की गई है मौसम आधारित की। अगर किस हिसाब से मौसम है उसके लिए शुरू की गई, इतना कोई ये नहीं है। ये याद रखना आप, तो वर्तमान में 9 राज्यों में लागू है। कितनों में?
9 राज्यों में लागू है और इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पूर्णतः प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन को जो है इसने अपनाया है। तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी आधारित जो उपज है, जो आप उपज करते हो उसके आकलन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना के दो हो गई, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसके अंदर क्या करना है, इसमें आपको फसल की जो बीमा करनी है उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। जो आपको क्लेम देखा जाता है कि कृषि के अंदर जो खराबे का जो आकलन करना है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है, उसके अंदर पूर्णतः टेक्नोलॉजी से करने वाला जो राज्य बना है वो एमपी बना है और 9 राज्यों में ये लागू है। अगली योजना है इसके अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो वही कृषि का ओवरऑल विकास करना है, फसल के विविधीकरण जो है उसका कार्यक्रम है एक, उसका कार्यान्वयन करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब उद्देश्य से बोल वचन होते हैं इसमें। वैकल्पिक फसलों के लिए बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रदर्शन, दलहन की खेती, मृदा उर्वरता को पुनर्संयोजित करना। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, ये याद रख सकते हो आप। फसल विविधीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो फसल विविधीकरण कार्यक्रम जो है उसका कार्यान्वयन कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे आते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। शब्द पे नाम देना परंपरागत रूप से जो हमारे पूर्वज जिस हिसाब से खेती करते आ रहे थे उसी हिसाब से आपको खेती करना है, यानी कि आपको जो रासायनिक खाद जो यूरिया डीएपी वगैरह है ये इनका उपयोग जो है वो नहीं करना है और आपको परंपरागत जो जैविक खाद है उनका प्रयोग करना है। तो जैविक और जलवायु अनुकूल खेती को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चल गई। हालांकि ये पूरे भारत में नहीं चल रही है, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर ये योजना जो है वो नहीं चल रही थी। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर बाकी भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई थी। उसके बाद में अलग से पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग योजना, इसी का कंपोनेंट अलग चलाया गया, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन। तो अलग से मिशन चलाया गया, क्या नाम है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनिक आ गया वापस से, तो आपकी जैविक खेती को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये याद रखना कौन से राज्य के किस हिस्से में लागू है ये, तो भारत के किस हिस्से में लागू है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन लागू है। आगे आते हैं, तो ये 2 डेटा है। खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, पहले तो जो खेती होती है इससे हम जैसे कि आलू वगैरह हैं तो इनकी चिप्स वगैरह बना के बाज़ार में बेचते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं। दाल है हमारे, दाल होती है तो दाल को हम दलने के बाद उनको साफ़ सफाई करके बाज़ार में बेचते हैं। तो ये क्या कि हमें ज़्यादा मूल्य वहाँ पर प्राप्त होता है। इसी जो उद्योग होता है इसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो बोलते हैं, यानी कि खाद्य की जो चीज़ें हैं उनका प्रसंस्करण करके आप बाज़ार में उसका वैल्यू एडिशन करके आप बाज़ार में बेच दो, उसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो कहते हैं। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपको दे सकता है। भारत के अंदर जो है वो 12.91% हिस्सा जो है वो रोजगार किसमें मिलता है, तो ये आपको रोजगार देता है कौन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो भारत में 12% रोजगार जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको 12.9% देता है, लगभग 13% के आसपास रोजगार देता है। हमने पढ़ा था 46% रोजगार आपको कौन देता है, ओवरऑल एग्रीकल्चर आपको 46% का योगदान देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको 12.9% या लगभग 13% का योगदान देता है। कुल कृषि निर्यात, ये याद रखना आप, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। 2025 तो 2024-25 के अंदर जो इकोनॉमी सर्वे है उसके हिसाब से भारत का कुल कृषि निर्यात कितना रहा, तो ये 49.43 बिलियन डॉलर, कितने 49.43 बिलियन यूएसडी रहा है। तो यूएस का जो डॉलर है वो रहा है कितना, 49.43 बिलियन डॉलर। आप इसको लगभग याद रख सकते हो, 50 बिलियन डॉलर, कितना 50 बिलियन डॉलर आप लगभग जो है वो कर सकते हो। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितना प्रतिशत रोजगार देता है, 12.9 या लगभग 13%। इसके अलावा कृषि निर्यात की बात करें तो कुल कृषि निर्यात कितना है, तो ये आपके 49 बिलियन डॉलर का। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसमें कोई खास नहीं है, एक बार पढ़ लेना उद्देश्य। खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना,
नाम में ध्यान रखना, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, जितना उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया जाता। 2021 में ये शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपको ब्रांडिंग और विपणन को समर्थन देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकसित करने का लक्ष्य रखती है। इतने कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वैश्विक बाजारों में ब्रांडिंग करने, खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन और उसको संबंध के अंदर आपको प्रोत्साहन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पादन का आपको उत्पादन करें तो क्या करो, उसको वैश्विक बाज़ारों में बेचो। आप यहाँ पे जो खाद्य उत्पादन करते हो, जो आपके पापड़, अचार पापड़ बनाते हो, उनको अगर विदेशों में बेचा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको उत्पादन के लिए प्रोत्साहन होंगे। तो बस इसी के लिए 2021 में प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारीकरण योजना। अब क्या होता है कि उद्योग दो प्रकार के होते हैं, तो औपचारिक उद्योग होते हैं और एक अनौपचारिक उद्योग जो है वो होते हैं। औपचारिक होते हैं जो सरकार के जो डेटा के हिसाब से वो काम करते हैं, उनमें उनमें जो है वो सरकार के अंतर्गत जो पंजीकरण होते हैं उन्हें औपचारिक उद्योग बोलते हैं। उनमें जो श्रम, जो लेबर वगैरह काम करते हैं उन्हें विशेष जो है वो सुविधाएं वगैरह जो है वो दी जाती हैं। तो उसी के हिसाब से उनको औपचारीकरण जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा, उनको बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है PM फेम योजना। PM फेम योजना जो कि 2020 में शुरू की गई थी। तो ये एक बार योजना वापस देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। तो ये हमने देखा पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, इसके अलावा कृषि विस्तार में डिप्लोमा कार्यक्रम जो 48 सप्ताह का डिप्लोमा होगा। किसान कॉल सेंटर, 22 भाषाओं में किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की बात करते हैं तो ये 22 अधिसूचित फसलों पर MSP की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए अलग से FRP की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की है, 2 वाणिज्य फसलें। वाणिज्य फसलों में जूट और खोपरा है। क्या है? जूट और खोपरा। जो केंद्रीय बजट 18-19 था उसके अंदर MSP उत्पादन लागत का कितना है? 1.5 गुना निर्धारण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखी, उसके अंदर हमने देखा कि रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी की फसल के लिए 5% प्रीमियम पर बीमा करवाया जाता है। एक और हमने जो बीमा किया जाता है, इन बीमा के अंदर जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका फसल खराबों का आकलन करें, उसके लिए पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है वो लागू की गई है। इसके अंदर ये 9 राज्यों के अंदर लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्णतः टेक्नोलॉजी आधारित उपज आकलन को मध्य प्रदेश ने अपनाया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल विविधीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात की इसके बाद में हमने कि कुल संगठित रोजगार में कितना प्रतिशत, तो ये 12.91% है। वित्त वर्ष में इनका कुल निर्यात जो खाद्य कृषि निर्यात कितना रहा है, तो कुल कृषि निर्यात जो 49.43 बिलियन USD रहा है, तो लगभग 49 बिलियन USD रहा है, जो कुल निर्यात का लगभग 11% है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर इसमें कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ लेना एक बार। खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना 2021 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग और विपणन करनी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की औपचारीकरण PM फेम योजना, ये 2020 में है। आपको फेमस 2020 में किया गया था, वही खाद्य प्रसंस्करणों के लिए है। अब आगे आती है PDS क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या होता है कि अब भारत के अंदर भारत सरकार गरीबों को, जो वंचित परिवार हैं, उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना PDS की जो है शुरुआत की गई थी। हालांकि इसकी शुरुआत राजस्थान में ब्यावर से लगभग 1950 के आसपास मानी जाती है। इसके तहत खाद्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किसान सरकारों में मंडियों से गेहूं, चावल, मोटे अनाज की सरकार जो MSP पे खरीद करती है। पहले सरकार MSP पे खरीद करती है। खरीद करने के बाद क्या होता है
कि उसके बाद फिर सरकार जो है वो पीडीएस के माध्यम से जो लोगों के पास कम रेट में जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय खाद्य, इसके लिए पीडीएस के तहत कुछ मिशन चलाए गए, कुछ योजनाएं जो है वो चलाई गई है। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी योजना पीडीएस के तहत जो है वो चलाई गई है। अच्छा, पीडीएस काम कैसे करती है? पीडीएस काम करती है, सबसे पहले भारत सरकार का एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, वो एमएसपी पर ख़रीद करता है फसलों की। हमने देखी थी फसलों की खरीद जो है वो करता है, खाद्यान्न की खरीद करता है एफसीआई। उस एफसीआई की जब खाद्यान्न की खरीद करता है, उसके बाद उनका भंडारण करता है केंद्र सरकार, उसके बाद उसका परिवहन करता है, फिर राज्यों को जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध करवा दिया जाता है। राज्य सरकार क्या करती है कि जो भी आपकी जो राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों का आवंटन करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है वो फिर ये लाभार्थियों की पहचान करती है कि लाभार्थी कौन कौन होंगे, किस किस को जो है इसका लाभ दिया जाना है, तो उसका पहचान करने का काम जो है ये राज्य सरकार का होता है। इसके तहत कुछ योजनाएं वगैरह, कुछ मिशन वगैरह चलाए गए, तो कौन कौन से चलाए गए वो देखना है। ये एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हमने पहले ही पढ़ा था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 के अंदर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंदर पढ़ा था हमने। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो कि कब का है? 2013 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013। ये तो आपको आना ही चाहिए कि 2013 का है। और इसके तहत कितनी आबादी? तो ओवरऑल भारत की 67% आबादी को जो है वो कवर करता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो हम राशन कार्ड है, राशन कार्ड से कितने लोगों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं, तो वो 67% भारत की जो आबादी है उसको इसमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि इस पर ग्रामीण और शहरी का अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुराणों में से। एक तो ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र की 75% जो आबादी है उसको जो है वो राशन कार्ड के तहत पीडीएस की सुविधा जो है वो मिलती है, जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर ये सुविधा 50% लोगों को मिलती है। ये एक्ट में लिखा गया है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब अगर हम ये 60% आबादी की बात करते हैं तो कुल कितने लाभार्थी इसके अंदर हो जाते हैं? तो कुल हमारी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है। 121 करोड़ में से 60% आबादी, तो 121 करोड़ का हम 60% निकालते हैं, 67% अगर हम निकालते हैं, तो ये 67% निकालने पे ये आता है 81.35 करोड़। तो ये लगभग 81 करोड़ के आसपास जो है वो आता है। तो ये 81 करोड़ आपके कुल लाभार्थी कितने? कुल लाभार्थी 81 करोड़ जो है वो कुल लाभार्थी इसके अंतर्गत जो है वो हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 67% आबादी को जो है कवर करता है, ग्रामीण आबादी 75%, शहरी आबादी को 50% कवर करता है। ओवरऑल कुल लाभार्थियों की बात करें तो इसमें 81 करोड़ जो है वो लाभार्थी शामिल है। इसके बाद ये आपके टारगेटेड पीडीएस जो है वो शुरू की गई। अब जो पीडीएस योजना जो चल रही थी उसी को टारगेट किया गया कि गरीबों को, जो ज़्यादा गरीब हैं उनको ज़्यादा देना है, जो कम गरीब है उसको कम देना है। तो ये इसके अंदर एपीएल और बीपीएल की शुरुआत जो है वो लक्षित पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस से जो है वो 1997 में की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था कि जो सार्वजनिक प्रणाली के स्थान पर जो है वो आपकी जो पीडीएस प्रणाली थी उसके स्थान पर टीपीडीएस जो है वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई 1997 में। इसमें जो है वो दो भागों में बांटा गया गरीबों को, एक तो जो गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे है और एक गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर है। तो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, अब जैसे कि कोई 100 रुपये कमाने वाला अगर गरीब है तो 100 से 99 कमा रहा है, उसको तो गरीब मान लिया, उसको वो दे दिया। लेकिन जो 101 भी कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, उसको फिर दे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि उनको भी दिया जाए। तो गरीबी रेखा से ऊपर वालों को एपीएल और गरीबी रेखा से नीचे वालों को बीपीएल कहा गया। और यहीं पे जो टीपीडीएस है, टारगेटेड पीडीएस, इसमें जो है आपके राशन कार्ड, दो अलग अलग कलर के राशन कार्ड यहाँ से शुरू हुए।
जैसे कि बीपीएल वालों के लिए लाल राशन कार्ड शुरू हुआ था और एपीएल वालों के लिए वो ग्रीन वगैरह ये राशन कार्ड यहाँ पर शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखना, बीपीएल और एपीएल में कब बांटा गया था इसको, तो 1997 में। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अच्छा, इसी के अंतर्गत ये जो खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके अंदर एक बात और रह गई, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके अंदर कहा गया था कि आपको जो खाद्यान्न है वो 5 किलो प्रति व्यक्ति, 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध करवाया जाना है। तो ये 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की बात जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर कही गई थी। तो एक सदस्य को कितना, 5 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। इसके तहत कौन कौन सा है, तो जैसे कि चावल है, गेहूँ है और मोटा अनाज है। कौन कौन से, चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, ये उपलब्ध करवाना था। हालांकि चावल अलग रेट से, गेहूँ अलग रेट से, मोटा अनाज अलग रेट से उपलब्ध करवाया जाता था। आपको इसमें इकोनॉमी सर्वे में नहीं दिया हुआ तो आपको वो नहीं करना है वैसे, बाकी इतना कर लेना। तो ये 5 रुपये प्रति जो सदस्य है उसको जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था वो इसी मिशन के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना है, ये 2000 से लागू है। इसमें अंत्योदय अन्न मतलब उससे भी ज़्यादा गरीब, जो बीपीएल से भी ज़्यादा गरीब है, उनके लिए जो एक योजना है अंत्योदय अन्न योजना, वर्ष 2000 में जो है वो शुरू की गई। इसके तहत पूरे परिवार को मिलाकर 35 केजी जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें एक आदमी पर 5 किलो के हिसाब से नहीं है, इसमें ओवरऑल जो पूरे परिवार है उसको 35 किलो खाद्यान्न जो है वो अंत्योदय अन्न योजना में उपलब्ध करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितने, 35 केजी प्रति परिवार, 35 केजी प्रति परिवार यहाँ पे होगा ये। और आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यहाँ की बात करें तो ये 5 केजी प्रति सदस्य, एक परिवार में जितने भी सदस्य हो उसके हिसाब से 5 केजी प्रति सदस्य जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे जो है 35 केजी प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके लिए जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर जो है कोरोना से कोविड-19 से राहत देने के लिए कहा कि हम जो है वो आपको ये जो 2 रुपये 3 रुपये में जो गेहूँ वगैरह ये उपलब्ध करवाते थे उसको फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड-19 से राहत दिलाने के लिए शुरुआत की गई। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें पात्र अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया। तो ये याद रखना, अंत्योदय तहत कि आपको निःशुल्क खाद्यान्न जो है वो दिया गया है। क्या दिया गया है, निःशुल्क खाद्यान्न इसके तहत जो उपलब्ध करवाया गया। पहले उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसमें निःशुल्क नहीं था, उसमें मिनिमम जो है वो पैसे लिए जाते थे, 2 रुपये 1 रुपये अलग अलग अनाज के हिसाब से लिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जब कोविड-19 आया था लगभग 2020 के आसपास, तो उसके अंदर जो है इसको निःशुल्क कर दिया गया और कोरोना काल में निःशुल्क जो है वो खाद्यान्न दिया गया था। वो इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया था। हालांकि एक बार जब फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बंद करना मुश्किल होता है। वैसे ये सरकार ने इसको बंद नहीं किया और अभी तक भी ये जारी है। इसके अंतर्गत अब तभी से हमें अभी जो है वो फ्री में ही अनाज जो है वो मिलता है। सभी लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध अभी करवाया जा रहा है। तो ये अभी भी जारी है, ये याद रखना। एक है क्रेडिट गारंटी योजना। जब किसान होते हैं, किसानों की आय बढ़ने के उद्देश्य से सरकार इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद, क्या होता है कि क्रेडिट की गारंटी योजना, किसान के पास किसान की उपज होती है, बाज़ार में भाव हो ना हो, किसान को ज़रूरत पड़ी उपज बेचना पड़ेगा। अब उस समय अगर बाज़ार में भाव नहीं है तो फिर उसके लिए जो है भारत सरकार ने एक योजना शुरू की गई है, क्रेडिट गारंटी योजना। अगर किसान में बाज़ार के अंदर जो है वो भाव नहीं है और किसान अभी अपनी उपज बेचना नहीं चाहता है और अगर पैसों की ज़रूरत उसके पास है तो वो क्या करेगा, अपनी उपज को वेयर हाउस के अंदर जो है वो जमा करवा देगा। तो सरकारी वेयर हाउस होंगे, सरकारी वेयर हाउस के अंदर अपनी उपज को जमा करा देगा। वहाँ पे उसकी उपज सुरक्षित भी रहेगी, सुरक्षित भंडारण वहाँ पे उसका उपज का रहेगा
और उस उपज जितनी उसने उपज जमा करवाई है उसके अनुसार जो है उसको उसकी जो वेयर हाउस जो रसीद होगी उसके आधार पर जो है उसको क्या क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है वो पैसे दे दिए जाएंगे, उसको जो ऋण दे दिया जाएगा। उसके बाद वो ऋण को क्या करेंगे, अपने जो भी कृषि में या फिर कहीं पे भी उसको पैसे चाहिए वहाँ पे खर्च कर लेगा। अब जब मार्केट में भाव आएगा तो वो जो है वो वापस उस रसीद को वहाँ पे जमा करवाएगा और मार्केट में जो है वो बेच देगा और अपना ऋण जो है वो चुका देगा। तो इसके लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी योजना, ताकि किसानों को अपनी उपज है वो कम मूल्य पर ना बेचनी पड़े। इसमें क्या होगा, लघु और सीमांत जो किसान हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, दिव्यांगजन किसानों को, इनको जो है वो एमएसएमई, इन सबको जो है इसके अंदर क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाना। कुल मिला के यही है कि आपको भंडारण करवाना है, उस भंडारण की रसीद के आधार पर आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे, ताकि आपको उस टाइम बेचना ना पड़े। तो इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, देखिए योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वही कोरोना के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी आपको, काम यहाँ करते हो, एक प्रवासी भारतीय जो काम करता है कि कोई काम है, जैसे कि कोई राजस्थान का व्यक्ति है वो पंजाब में जाकर काम कर रहा है, कोई यूपी में जाकर काम कर रहा है, तो अब उसको अनाज लेने के राजस्थान में आना पड़ेगा। तो पहले ऐसा ही होता था, जहाँ पे आप हो वहीं पे आप अनाज ले सकते हो, तो उसके तो फिर नुकसान हो गया। तो अब सरकार ने किया गया कि एक राशन से आप कहीं पर भी जो है वो अनाज ले सकते हो, किसी भी राज्य में आप अनाज ले सकते हो। तो उसके लिए योजना शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, और ये लगभग 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, और लगभग 80 करोड़ लाभार्थी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक फ़ायदा किसको मिला, जो प्रवासी है उनको इसका फ़ायदा जो है वो मिला है, जो अलग राज्यों में जाकर रहते हैं। अब वो वहाँ पर भी जो है वो खाद्यान्न ले सकते हैं राशन कार्ड के द्वारा। आगे कृषोन्नति योजना, तो 8 योजनाओं को मिलाकर एक योजना शुरू की गई। बाकी ये जो सारी थी अब तक हम योजना पढ़ कर आए हैं, उनको मिलाकर जो है वो एक योजना शुरू की गई, कृषोन्नति योजना। कृषि के अंदर उन्नति, जब आप क्या क्या करोगे तो कृषि में उन्नति, बागवानी विकास मिशन हो गया, कितनी 8 योजनाओं को, तो ये संख्या याद रख लेना, कृषोन्नति योजना में कितनी योजना शामिल है, 8 योजना शामिल है। एक बार ये पढ़ लेना कि कौन कौन सी है। एकीकृत बागवानी किसान मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन पढ़ा था हमने 2025 का। जैसे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन 2025 का है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो आपके 2013 का है। इसके अलावा कृषि विस्तार प्ररूप मिशन, कृषि विपणन की एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन पाम ओएम। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखें, 2 तो इसके अंदर क्या है, तेल वाले, तेल पाम वाले, तो ये 2 हो गए इसके अंदर तेल वाले मिशन। कृषि विस्तार और कृषि विपणन पर मिशन, कृषि विस्तार और कृषि विपणन पर मिशन, साथ साथ एक डिजिटल कृषि मिशन। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन और एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, इन सबको जो है कृषि योजना में शामिल कर लिया गया। ये इन सभी का उद्देश्य क्या है, तो कृषि में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि उपज का मूल्य सर्जन करना, ये सब इसका उद्देश्य जो है वो। तो आज हमारी ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। आज रिवीजन पहले नहीं किया था ना, रिवीजन कर लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र कुल कार्यबल का 46% योगदान देता है। वर्तमान मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय में लगभग कौन सा हिस्सा है, कृषि और संबंध गतिविधियों का 5वां हिस्सा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमारी वार्षिक वृद्धि दर 4.4% रही है। अच्छा, पिछले 10 सालों में 10 की वृद्धि दर 2016 से 25 तक वो भी 4.45% रही है। पिछले साल कितनी रही है, मतलब ये जो 2025-26 है, उस 2025-26 की दूसरी तिमाही में हमारी वृद्धि दर ये इससे 1% कम, यानी कि 3.5% रही है। वैश्विक वृद्धि दर कितनी रही है कृषि में, तो 2.9% रही है। पशुधन का लगभग 2 गुना हो गया, 195% बढ़ा है। मछली उत्पादन 88 मिलियन टन हुआ है, बढ़ा है, जो कि 140% 10 सालों में बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा,
तो ये 3577 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन रहा है। इस बार बढ़ोतरी कितनी हुई, तो 254 लाख मीट्रिक टन बढ़ोतरी हुई है। बागवानी क्षेत्र की बात करें तो जीवीएम में कितना योगदान, 33% का योगदान। बागवानी उत्पादन कितना, 2024-25 में 362 मिलियन टन, अगस्त 2025 तक 367 मिलियन टन। सबसे ज़्यादा क्या है, सब्जियों का उत्पादन 219 मिलियन टन, उसके बाद फलों का 114 मिलियन टन, अन्य बागवानी का 33 मिलियन टन। इसके अलावा हमने देखा था कि सूखी प्याज का देश में पहला स्थान है, पहला और प्याज फोर योगदान 25% है लगभग वैश्विक योगदान का। आलू की सब्जी और फल की बात करें तो भारत में दूसरे स्थान पर है लगभग 12-13% के योगदान के साथ। सकल क्षेत्र जो बोया गया क्षेत्र है उसका सिंचित क्षेत्र कितना है, तो सिंचित क्षेत्र आपके 55.8% है। उसके बाद हमने कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट देखी थी, उसके अंदर जो आपके दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं उनके अंदर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का हमने देखा है, उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 25 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन, और ये जो दो मिशन है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम और तिलहन, इसके 2030-31 तक कितना बढ़ाने देना है, 70 मिलियन टन उत्पादन हासिल करना इसका लक्ष्य है। दालों में आत्मनिर्भरता निबंध 1 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया। बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन ये 2014-15 से शुरू किया गया, जिसके तहत कितने बीज ग्राम बनाने हैं आपको, तो ये आपके 6.85 लाख जो है वो बीज ग्राम स्थापित करने हैं। उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन 2025-26 में शुरू किया गया, 100 से अधिक नई बीज का उपलब्ध करने हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बजट 2025-26 में इसकी घोषणा होती है। जुलाई 2025 में 6 वर्षों के लिए ये इसका अनुमोदन किया जाता है। 2026 में ये शुरुआत होती है इसकी। 100 आकांक्षी कृषि जिलों के अंदर लागू है। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और ऋण, ये सभी जो है इसके तहत किया जाना है। 100 जिलों का चयन जो है कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण के आधार पर किया जाना है। इसके तहत 36 जो मंत्रालय हैं उनको जो है वो एकीकृत किया गया है। साथ में इसके लिए तकनीकी ज्ञान साझेदार केंद्रीय कृषि विद्यालय, राज्य कृषि विद्यालय होंगे। हमने NPA मानक देखा था। NPA के स्टैंडर्ड मानक 4:2:1 होता है। 2023-24 में बिगड़कर कितना हो गया है, ये 10.9:4.1:1 जो है वो हो गया है। अच्छा, हमने देखा था कि जो ग्रांड लेवल क्रेडिट हिस्ट्री पर कितना क्रेडिट जो है अब तक दिया गया, तो वो 28.59 लाख करोड़ जो है वो है। इसमें दीर्घकालिक कम है, अल्पकालिक ज़्यादा है। किसान क्रेडिट योजना में देखिए 7% जो है उसकी सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण आपको दिया जाता है। अगर टाइम पे चुकाते हो तो 3% छूट दे दी जाती है और 4% पर ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसमें हमने देखा था 3 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा किसान ऋण योजना, ऋण पोर्टल 2023 से किसान ऋण पोर्टल शुरू किया गया। गैर संस्थागत ऋणों में जो कृषि की हिस्सेदारी है वो 21-22 में बढ़कर 23% हो गई है। 21-22 में 23% हो गई। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, इसके तहत कस्टम हायरिंग सेंटर वगैरह की स्थापना हमने देखी थी। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की बात करते हैं। यह मत्स्य वाली 2024 में शुरू की गई थी। मत्स्य की संपदा करना है, इसके लिए आनुवंशिक गुणवत्ता जो उसमें सुधार करना है और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने हैं ताकि झींगा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। एकीकृत कृषि मिशन, विपणन मिशन, ये 2014 से एकीकृत कृषि विपणन योजना जो है वो शुरू की गई है। कब से, 2014 से। अच्छा, कृषि अवसंरचना कोष की बात करें तो 1 लाख करोड़ का हमने 2020-21 के अंदर जो है वो बनाया था, 2026 तक है। उसके अलावा 2033 तक इसको जो है विस्तारित कर दिया गया था। इनाम की बात करते तो अप्रैल 2016 में शुरू किए गए थे। इसके तहत जो है प्रत्येक मंडी को आपके इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए 75 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाते हैं। नई FPO योजना की बात करें तो इसमें 2020 से शुरू योजना है, 2027-28 तक चलेगी और इसके तहत 10,000 FPO का गठन का उद्देश्य रखा गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, सितंबर 2024 से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया गया है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की बात करते हैं। इसके अलावा हमने बात की किसान कॉल सेंटर, 22 भाषाओं में कृषि विस्तार पर डिप्लोमा कार्यक्रम, 50 सप्ताह का कार्यक्रम है। 22 पर MSP की घोषणा की जाती है, 1 पर FRP गन्ने के लिए होती है। 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की, 2 वाणिज्य फसलों के लिए होता है। उत्पादन लागत का 1.5 गुना जो है सरकार MSP घोषणा करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्संरचित मौसम बीमा योजना, डिजिटल रूप से इनका आकलन करने के लिए मध्य प्रदेश इसमें जो है वो पूर्णतः बना है, 9 राज्यों में लागू है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल विविधीकरण कार्यक्रम कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्य रहता है। परंपरागत खेती यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अलग से है। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो इसमें योगदान जो है 12.9% जो है वो रोजगार का रहा है संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का। कृषि निर्यात की बात करें तो 49 बिलियन USD जो है वो कृषि निर्यात रहा है, जो कि लगभग 11% है कुल निर्यात का। इसके अलावा हमने देखी खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना 2021 की है, औपचारिकरण वाली योजना 2020 की है। औपचारिकरण 2020 में और प्रोत्साहन 2021 में हमने किया था। उसके बाद हमने PDS देखा, PDS क्या होती है क्या नहीं होती है। उसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, जिसमें 67% आबादी को कवर किया जाता है, 5 kg का खाद्यान्न उपलब्ध होता है। फिर हमने देखा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू की गई थी, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर में विभाजित किया गया। अंत्योदय अन्न योजना देखिए हमने 2000 के अंदर शुरू की गई थी, 35 kg प्रति परिवार को इसके तहत उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देखी, जिसके तहत हमने जो निःशुल्क खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध करवाया है। क्रेडिट गारंटी योजना देखी, जिसके तहत भंडारण जो हमारी कृषि उपज होते हैं उसको भंडारण करने पर जो रसीद होती है उसके आधार पर आपको ऋण जो है वो दिया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है वो देखी। उसके बाद हमने कृषि उन्नति योजना देखी, जिसमें 8 योजनाएं लागू हैं। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर समाप्त।